बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिम हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास। आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। जहाँ बहुत सारे सवाल और इस्तफ़सारात आते हैं, वहाँ कभी कभी तवज्जो के लिए भी बाद लोग मशवरा देते हैं। उसमें बच्चियाँ भी होती हैं, ख़वातीन भी होती हैं। आज एक ख़ातून ने, उन्होंने अपना नाम तो नहीं लिखा, लेकिन एक लंबा सारा मैसेज भेजा है और मेरे वो व्हाट्सएप पे आया। पहले हम वो पढ़ लेते हैं, फिर इस चूँकि बहुत अहम मसला है तो इसमें से 2 सवाल होंगे, फिर देखते हैं कि किस बारे में बात की जाए। वो कहती हैं कि अस्सलाम वालेकुम, बच्चियों को सेक्स के बारे में कब बताया जाए? मैंने बहुत सारी लड़कियों को देखा है कि उनका निकाह हो चुका होता है मगर रुखसती नहीं हुई होती और उनको सेक्स के रिलेटेड भी गाइड नहीं किया गया होता। जब रुखसती के करीब जाकर उनको सेक्स के बारे में बताया जाता है तो उनके लिए ये चीज़ बहुत परेशानी की वजह बनती है, क्योंकि वो मेंटली इसके लिए तैयार नहीं होती और इतनी जल्दी उनका तैयार होना मुमकिन भी नहीं होता। क्या रिश्ता होते वक्त, क्या मंगनी के वक्त, क्या निकाह के वक्त, क्या रुखसती के वक्त सेक्स के बारे में उनको बताना चाहिए? बराह करम अपने मुशाहिदे और अपने तजर्बे की रोशनी में ये बताइए। चूँकि पाकिस्तान में पहली बार प्री मैरिज काउंसलिंग का सिलसिला शुरू करने का एजाज़ आपको मिला, तो बराह करम वो बताइए जो आप बेहतर समझते हैं। बेटा जी, आपका सवाल अपनी जगह पे बहुत अहम है। बच्चे और बच्चियों को सेक्स के बारे में कब बताना चाहिए, हम इसको एक लम्हे को छोड़ देते हैं। बच्चियों को जिनकी शादी होने वाली होती है, मैं देखिए, ज़िंदगी में जो खूबसूरती है वो एक लिहाज होता है और लिहाज को जब आप अपने वक्त पे जहाँ चीज़ मौजू होती है वहाँ बताना चाहिए। आई एम कन्विंस्ड कि शादी से 1 आध दिन पहले, यानी रुखसती से 1 आध दिन पहले, इससे पहले मेरे पास जितने केसेस भी आते हैं काउंसलिंग के लिए, लोगों को 100 तरह के प्रॉब्लम होते हैं, अपने मंगेतर से, अपने निकाह शुदा मियाँ से, अपने ससुराल से, इवन उनकी बातों से, उनकी ख्वाहिशों से, उनकी फरमाइशों से, या वो बाज़ वीडियो कॉल्स पे जो फरमाइशें करते हैं उन सब से। ये सब अलग अलग खानों में रखने वाली चीज़ें। सेक्स के बारे में कब बताया जाए, ये सवाल आमतौर पे हम सोचते भी नहीं हैं और हमारा ख्याल ये होता है कि बच्चियों को इस बारे में इल्म है। आज से अगर 8-10 साल पहले मैं आपको बताऊं, जब हमने इस पूरे काउंसलिंग का और प्री मैरिज काउंसलिंग का सिलसिला शुरू किया, तो शायद साल में 1 आध ऐसा केस आता था कि जिसमें बच्ची को इल्म नहीं होता था और वो शादी के ऐन मौके पे एक फस क्रिएट हो जाता था, आपस में लड़ पड़ते थे या रेजिस्टेंस होती थी और एक जबर वाली कैफियत, जैसे कोई बंदा कला फतह करने जाए और आगे किले वाले लोग उसकी हिफाजत कर रहे हों, यानी वो इज़्ज़त बचाने और इज़्ज़त लूटने वाली कैफियत का मामला चला जाता था और आधी रात को घर में फसाद और दंगा शुरू हो जाता था। ये यानी, लेकिन कभी कभी होता था। अभी इस बरस जितने केसेस मेरे पास आए हैं और पिछले बरस ख़ास तौर पे, अगर मैं आपको एवरेज बताऊं, महीने के 4 या 5 केसेस कि जो बच्चियां शादी के मौके पे, शादी के बाद, रुखसती के बाद, दे रिफ्यूज्ड फर्दर रिलेशनशिप एंड दे वर नॉट विलिंग टू कंटिन्यू बिकॉज दे हैव नो आइडिया, दे हैव नथिंग, नो व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू। इवन पढ़े लिखे लड़के और लड़कियां शादी के मेरा ख्याल 2 माह बाद दे केम टू मी और उन्होंने आके मेरे साथ बैठ के, अच्छा वो देवर सीरियस, मुझे उनकी बात सुन के हंसी आ रही थी और वो ये उनका जो सवाल था कि नाफ में से बच्चा कैसे निकलेगा। तो मैंने उनकी तरफ देखा और कहा कि आर यू इन सेंसेस? उनका यस। हम दोनों इस बात पे पिछले कई दिनों से झगड़ रहे हैं कि नाफ का सुराख तो बंद है, उसमें से बच्चा कैसे निकलेगा। अब आप सोचिए कि इसका मतलब है दोनों ही हमाकत की हद तक बेखबर थे। ये जो हमारा प्रोग्राम था प्री मैरिज काउंसलिंग का, इसमें हम बहुत सारी चीज़ें बताते हैं, कोई 20-25 चीज़ें हैं जिसके बारे में उन्हें गाइड किया जाता है। रिलेशनशिप के बारे में, रिलेशंस के बारे में, ख़ुद उनके अपने मुकाम और मर्तबे के बारे में, उस नए घर में अपनी पोजीशन के बारे में। लेकिन मैं आमतौर पे अगर ये शादी से काफ़ी पहले हो काउंसलिंग, तो मैं इस रिलेशनशिप के बारे में उनसे बिल्कुल जिक्र नहीं करता, इसलिए कि इसकी डिटेलिंग इतनी मुख्तलिफ है बाकी ज़िंदगी के सारी तजर्बों से कि उसके बाद आपको लाजमन वो फील होने लगता है।
आप उस मोमेंट में जीने लगते हो। तो अगर तो एक दिन के बाद शादी हो तो इनफैक्ट दैट्स द जो कहते हैं सुटेबल, मोस्ट सुटेबल टाइम जब उस बच्ची को बताना चाहिए। और इसको कभी खौफजदा करने के लिए नहीं बताना चाहिए। मेरे रब ने इस ताल्लुक़ को इतना खूबसूरत, इतना लजीज, इतना अच्छा बनाया। देखिए सारी उम्र जिसके बारे में लोग सोचते हैं, एक पर्दा होता है लिहाज का, हया का, वो रहना चाहिए। सो बच्चे और बच्चियों को ख़ास तौर पे शादी वाली सेक्स के बारे में मैं नहीं समझ पाया, ना मैं इस पर कायल हूँ कि उन्हें बहुत पहले बता देना चाहिए। ये बिल्कुल आखिरी मौके पे बताना चाहिए। और उस वक्त जब जैसे कहते हैं एट द 11th आवर वो उस प्रोसेस में जाने वाले होते हैं। मैं आपको एक दिलचस्प बात बताऊं, अब तो जो कि हम आमतौर पे जो फोक विजडम और दनाई की बातें हैं उनसे बेखबर हो गए। पुराने अहद के जितने लोग थे, जितने ख़ानदानी लोग थे, जब भी उनकी बेटियों की शादियां होती थी तो आमतौर पे घर में उस बारे में बात ज़ाहिर नहीं होती थी, मौका नहीं मिल पाता था। बच्चियाँ अपने कामों में बड़ी होती, पढ़ने लिखने का तो रिवाज नहीं होता था, पर काम सारे आते थे। रुखसी के वक्त अपने ख़ानदान की, जो गाँव की किसी बहुत ही समझदार, किसी उम्र रसीदा खातून को साथ भेजा जाता। ये इस्लामी के मौके पे भी साथ रहती, वहाँ की रस्मों के मौके पे भी साथ रहती। ये लड़की को लेके कमरे में जाती, वहाँ गैर ज़रूरी लोगों को वहाँ से उठा देती थी। ये जो बाद लोगों ने अपने जेठों के बच्चे और नंदों के बच्चे वहाँ बैठे रहते हैं रात को 3-3 बजे तक, समटाइम जानबूझ के और समटाइम बेवकूफ़, वैसे ही एक वो जो होती है क्यूरियोसिटी उसके तहत, और वो बेचारी खातून और दुल्हन उठ के बाथरूम भी जाने की पोजीशन में नहीं होती। तो उस मौके पे उसकी प्राइवेसी, उसकी तन्हाई, उसकी थकावट, उसके कपड़ों का बदलना, उन पूरी चीज़ों को मैनेज करना और अरेंज करना ये उस खातून के ज़िम्मे होता था। फिर बाद में ज़रा दानाई कम हुई तो लोगों ने अपनी बेटियों को, छोटी बेटियों को, बहनों को भेजना शुरू कर दिया। वो अहमक लड़कियां वहाँ जाके अपने मेकअप, अपने कपड़े, अपने तैयारियों में लग जाती थी, ये जाने बिना कि उन्हें भेजा किस लिए गया। उन्हें कुछ स्पोर्ट के लिए नहीं भेजा गया होता था। बेसिकली द कॉन्सेप्ट वाज कि ये प्री मैरिज काउंसलिंग करेंगे उस रात से पहले, यानी उस शब से पहले उसको जो बुनियादी मालूमात हैं वो देंगे, उस प्रोसेस के बारे में बताएंगे, और उसके मन में अगर कोई सवाल होगा तो उसको दूर कर देंगे, उस जवाब को देके उसको दिल की तसल्ली हो जाएगी और उसके बाद उन दोनों की मुलाकात हो जाएगी। सो ये बहुत वाइज, ये बहुत शानदार, ये बहुत उम्दा नताइज का हमल एक पूरी रवायत थी, ट्रेडिशन थी। हमने वो रवायत ही काट दी। और अभी जब बच्ची रुखसत होकर जाती है तो उस ख़ानदान से इवन ना अगले वाले कोई मेहमान वसूल करने को तैयार होते हैं, कहाँ रखेंगे, कहाँ सुलाएंगे, कहाँ बिठाएंगे, यानी ये दिल उनके छोटे। और यहाँ वाले सोचते हैं अच्छा किसको भेजें, उसके तो बच्चे हैं, बच्चों को साथ लेके जाए तो वो ज़ाहिर है अपने बच्चों में खोई रहेगी। बच्चों वाली खातून नहीं चाहिए, कम उम्र या कुंवारी लड़की नहीं चाहिए, कोई उम्र सीधा खातून चाहिए जो इतनी समझदार हो कि उसके कपड़ों की हिफाजत कर सके, उसका जो सामान कमरे में सजाना होता है, रखना होता है, क्योंकि वो तो सिमट के बेड पे बैठी होगी, तो सारे वेयर अबाउट्स का, इवन उसके खाने की फ़िक्र करना, उसके पीने पिलाने की फ़िक्र करना, ये उसी खातून को करना होता है। और फिर जब आ जाता है दुल्हा, उस वक्त उसको उस कमरे से निकल के जाना होता है। सुबह भी सबसे पहले उसी को आना होता है। कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो उसी को प्रॉब्लम सॉल्वर के तौर पे आना होता है। तो ए खातून, आपने मुझसे पूछा मंगनी के बाद बताना चाहिए, बिल्कुल नहीं बताना चाहिए। निकाह के बाद बताना चाहिए, बिल्कुल नहीं बताना चाहिए। हाँ, जब आपकी रुखसती होने वाली हो तो उससे पहले, और उससे पहले फिर वो डिटेल्स चाहिए होती हैं कि जो उनको इल्म होना चाहिए। और आम तौर पे अभी इतनी ज़्यादा ये शिकायत है, मैं से शिकायत कहूँ या बेखबरी कहूँ कि दोनों चुके नावाकिफ़ होते हैं, तो कई कई दिन उनके अंधेरे में टामकटोइयाँ मारते गुजर जाते हैं। इसमें बाद में एम्बेरसमेंट भी होती है, शर्मिंदगी भी होती है जब वो मेरे पास आते हैं कई दफ़ा 6-6, 7-7 माह के बाद, और इस प्रोसेस से नावाकिफ़ियत के साथ, तो ख़ुद उनको बताते हुए दिक्कत हो रही होती है। लेकिन कुछ की माएँ बहुत समझदार होती हैं, वो उनको लेके आती हैं कि उस वक्त उनको बताना ज़रा ऑड लग रहा होता है, तो वो चाहती हैं कि उनको कंसल्टेंट डॉक्टर बता दे और वो इस प्रोसेस में जाएं और ज़िंदगी आगे स्टार्ट हो। ये जो गलतफहमी लड़कियों की है, ये तो आपको दूर करनी चाहिए कि शादी कपड़े बदलने, मेकअप करने, सलामियाँ लेने, रस्में और मेहंदी और डांस, ये शादी नहीं है, ये शादी की पैकिंग है। शादी की पैकिंग के अंदर जो आपका वजूद है वो
उनके ख़ानदान को कैरी करके चलेगा, वो अहम तरीन है उस वजूद में, उस ख़ानदान को जन्म देना है, इसके लिए वो बना है। और इसके बारे में उसको बिफोर टाइम नहीं बताना मुझे मुनासिब लगता। और मुमकिन है आपके पास कुछ दलाइल हों, लेकिन उससे मैंने कॉम्प्लिकेशंस होते देखे, इसलिए मैं आपसे जो जब हम नैरो डाउन करके किस चीज़ पे आते हैं अपने तजर्बे और मुशाहिदे की रोशनी में, तो वो यही होता है। और इसमें बहुत लिहाज करने की चीज़ है, ये बताते हुए भी आपको जब तक आप समाजी तौर पे पूरे बाशऊर ना हो, दीनी तौर पे आप पूरा इल्म और फ़हम ना रखते हो, चूँकि इस ताल्लुक़ का जो पूरा कॉन्सेप्ट है और पूरा फ्रेमवर्क है वो सिर्फ जिस्मानी ताल्लुक़ नहीं है। इसके ताल्लुक़ साथ ये अल्लाह के रसूल ने इसको इबादत करार दिया, यानी ये इतना शानदार काम है। अगर आप दुआ के साथ करते हो, उनके उन्हीं पैरामीटर्स के साथ करते हैं जो अल्लाह के रसूल ने बताए, तो आप समझें कि ये पूरा प्रोसेस एक इबादत बन जाता है। और उस इबादत की रोशनी में जो दुआ कबूल होती है वह औलाद की सूरत में कबूल होती है, आपका ख़ानदान आगे चलता है। जब आपको ये तसव्वुर ही नहीं है इबादत के बारे में, तो आप अक्सर ख़वातीन उसको सरदर्दी और जुल्म और जबर के तौर पे लेती हैं। ये इवन जो दीनी मिजाज की, ये दीनी मदारस से पढ़ी लिखी बच्चियाँ हैं, वो भी अहमकाना हद तक बेखबर होती हैं। आई डोंट नो उनके फ़िक़्ह के पेपर में, उनके हदीस के पेपर में वो क्या पढ़ती हैं कि उन्हें बुनियादी चीज़ें भी, आम लड़की से हम तो को रख सकते हैं जी मैट्रिक या फिर BA, तो कभी जिक्र ही नहीं आया। पर ये तो 6-6, 7-7 साल इन्होंने कुरान पाक पढ़ा, कुरान पाक में सूरह नूर पढ़ी, जहाँ जहाँ सूरह हुजरात पढ़ी, जहाँ जहाँ जिक्र आता है तो वहाँ तफसील में ज़रूर उस बताने वाली टीचर को बुनियादी जो चीज़ें हैं, असूली चीज़ें, वो बतानी चाहिए। मैं आपको अर्ज़ करूं, हज़रत आयशा का देन ये पूरी उम्मत नहीं दे सकती। अल्लाह उन पे बहुत रहम करे और करम फरमाए। उन्होंने पाकीज़गी का और शादी का और मियाँ बीवी के ताल्लुकात की इतनी नज़ाकतों को इतनी खूबसूरती और इतने हुस्न बयान के साथ बयान किया है कि समटाइम पढ़ के आपकी आंखें चमक उठती हैं। यानी आप उस ताल्लुक़ की नज़ाकत और ख़ूबसूरती इतनी उम्दगी से उन्होंने उसको एलेबोरेट किया। यानी फरमाती हैं कि हम दोनों मियाँ बीवी एक बर्तन में नहाते थे, एक डिब्बा वो लेते थे, एक डिब्बा मैं लेती थी। आप सोचिए कि उस रिश्ते की खूबसूरती को किस तौर पे एलेबोरेट किया। अब बाकी भी उनकी तकरीबन 2000 के करीब हदीस हैं जो आयशा से मरवी हैं, और उसमें से उनका ताल्लुक़ पाकीज़गी से भी है, रिलेशनशिप से है, पाकी और नापाकी से है। और ये अल्लाह ने उन्हीं के ज़ुम्मे करना था इस उम्मत को एजुकेट करने के लिए। सलामत रहिए। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।